ठीक है ना? अरे आवाज़ जा रही है ना? आवाज़ जा रही है ना? आज हम लोग बिहार स्पेशल जीके का पढ़ने वाले हैं। बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आज की क्लास के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो भी बिहार से संबंधित जीके पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बिहार बीएड है तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या है? बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या है। कमेंट कीजिए आप लोग कि बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था। यहाँ पे क्वेश्चन करें कि बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था? वैशाली, मगध, पाटलिपुत्रा या फिर सिंधी प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था? वैशाली, मगध, पाटलिपुत्रा, सिंध प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कीजिए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन डी सिंध प्रदेश। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था, यानी कि पुराना नाम क्या है। देखिए आज आप लोग जान भी लीजिएगा कि बिहार का पुराना नाम क्या था। ठीक है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि बिहार का पुराना नाम क्या था। चलिए हम इसके राइट आंसर की ओर चलेंगे और राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मगध। बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार राज्य का जो प्राचीन नाम था वह मगध था। बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था? मगध था। इसको हम लोग मगध के नाम से जानते थे और उसके बाद क्या है, यह बिहार राज्य अपना कहलाया। बिहार बाद का नाम है, पहले इसको मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा राज्य बना है? 2011 की जनगणना हुई थी, अभी 2021 वाली जो जनगणना है वह हो रही है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। और अब की बार आपका जातीय जनगणना भी हो रहा है। तो आपको बताना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा राज्य बना था? बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन सा राज्य बना था? आपको कमेंट करके बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां। कमेंट कीजिए आप लोग। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो बिहार कौन सा राज्य बना हुआ है? तो बिहार जो है अपना तीसरे स्थान पे है। आप लोग कमेंट कीजिए कि पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे कौन है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान और दूसरे स्थान पे कौन है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो बताइए। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है? अभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो बिहार का प्राचीन नाम मगध था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन सा बड़ा राज्य था? तो बिहार जो था वह तीसरा राज्य था। पहला राज्य कौन था? पहला राज्य कौन था या पहला राज्य कौन? अभी तो है ही, अभी तो जनसंख्या जब यहाँ से फिर जनगणना होगी तो फिर निकल के आएगा। तो पहले स्थान की बात करें तो पहला क्या था आपका? पहला तो सबको पता होगा। कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट देखते हैं कि कितने लोग करवाते हैं। पहला कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा दूसरा। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तीसरा अपना बिहार। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम जनगणना की अनुसार देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो बिहार तीसरा राज्य था जो जनसंख्या के मामले में। ठीक है, वहीं पे पहले स्थान पे यूपी था, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? अब देखिए यहाँ पे घनत्व वाला राज्य पूछा है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे आपसे घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि जनगणना जो हुआ था 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना बिहार आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा? तो यहाँ पे अपना बिहार आ जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या आ जाएगा? अपना बिहार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य तो बिहार हो जाएगा अपना। कौन हो जाएगा? अपना बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर सीधे जनसंख्या के मामले में पूछे तो जनसंख्या के मामले में बिहार जो है तीसरे स्थान पे है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले स्थान पे है। इसको ध्यान रखिएगा।
कंफ्यूज मत कीजिएगा, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के आधार पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या था? बताइए, वर्ष 2011 की जब जनगणना हुई तो वहां पे बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या था? 915, 918, 962 या 969? क्या था आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य की जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंग बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? कमेंट कीजिए आप लोग। कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देने होंगे। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वैसे ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बिहार राज्य यानी जो जनगणना हुआ था 2011 की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो लिंगानुपात क्या था बिहार का, तो वह था 918, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 918 की बात है, क्या हो जाएगा, 918। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आ गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 53%, 62.5, 63.8 या फिर 79.4? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? कमेंट कीजिए आप लोग। आपके सामने तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि 53%, ऑप्शन बी कहता है कि 62.5%, ऑप्शन सी कहता है कि 63.8% और ऑप्शन डी कहता है कि 79.4%। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अगर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 63.8%। और अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा, अभी ज़्यादा होगा ना। अगर अभी जनगणना हुई 2021 के, अगर यहाँ पे करा दिया जाए, साक्षरता के मामले में पता किया जाए, तो आप देखिएगा कि यह 80% भी क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि डिग्री तो सब ले रहा है, डिग्री बांटना है सरकार को भी, फेल वालों को भी पास कर देना है, साक्षर तो सबको बनने का शौक है, ठीक है। तो अब तो साक्षरता बढ़ गई है, भले उसको कुछ आए या ना आए अलग की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। अभी तो ज़्यादा हो जाएगा ना। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा गलत हो गया है, मेरा सही हुआ है। चलिए, अच्छी बात है, सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? हम लोग बिहार से संबंधित जीके पढ़ रहे हैं। 1919 में। देखिए, 1919 किसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको पता है कि जालियांवाला बाग के लिए, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो अगर हम बात करेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो यह हुआ था 1934 में। कब हुआ था? 1934 में हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें, अगला क्वेश्चन करते हैं, तो बिहार राज्य में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है? बिहार में जो पहला बैंक आया था वह कौन सा बैंक था? भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इलाहाबाद बैंक? तो भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक कौन सा था? भारत में आने वाला पहला बैंक कौन था बिहार राज्य में खास करके? तो बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन था, आप बताइए। भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इलाहाबाद बैंक? तो चलिए हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। जो लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं, बहुत कम ही लोग हालांकि ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं इलाहाबाद के साथ, उनका आंसर सही है। बाकी लोग जा रहे हैं इंडिया भारतीय स्टेट बैंक के साथ, कुछ लोग इंडियन बैंक के साथ भी जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक। तो बिहार का पहला जो बैंक था वह इलाहाबाद बैंक था। कौन सा था? तो बिहार का पहला बैंक इलाहाबाद बैंक था, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? बिहार के जो पाटलिपुत्र शहर है उसकी स्थापना किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बिहार का जो पाटलिपुत्रा जगह है उसकी स्थापना किसने किया था? राजा उदयन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट अशोक ने या फिर अकबर ने? तो बिहार का जो पाटलिपुत्रा शहर है उसकी स्थापना किसने किया था? आप लोग कमेंट करते चलिए, तो आप फास्ट चलते चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन को करने हैं। चलिए, आपका अकाउंट है उसमें तो अच्छी बात है, सबसे पुरानी बैंक है बिहार में, पहला ही बैंक था जो इलाहाबाद बैंक था। तो बिहार के पाटलिपुत्र शहर की अगर स्थापना की बात करें तो राजा उदयन थे। क्या है? राजा उदयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया? तो राजा उदयन ने बसाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है, बताइए। अब बताना है आपको कि निम्नलिखित पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है, वह कौन सा है, आपको बताना है।
निम्नलिखित में से वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा बिहार से लगती है? चाइना, नेपाल, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। ठीक है, देखिए कहता है कि पड़ोसी देश की सीमा बिहार से लगती है। अगर भारत की जो सीमा लगती है वो पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सी लगती है, तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, इसको याद करने का क्या है, यह ट्रिक आपको बता देते हैं कि बचपन में क्या है, बचपन में बीए किया, ध्यान रखिएगा, बचपन में बीए किया, इसको याद रखिएगा। तो भारत के पड़ोसी देशों की जो सीमा है वो आपको पता चल जाएगी। बचपन में बीए किया, आप ध्यान रखिएगा। तो भारत के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, चाहे बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बर्मा हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि बी से, बस से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, च से चीन, च से क्या हो जाएगा, चीन, प से पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा। न से क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, बी से वर्मा, वर्मा का नाम बदल गया, म्यांमार हो गया है, इसको वर्मा कहते थे, अब इसका नाम म्यांमार हो गया है। ठीक है, और ए से अफगानिस्तान, ए से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। यह भारत के पड़ोसी देश है। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा जो लगती है बांग्लादेश की है, तब चाइना की, तब पाकिस्तान की, तब नेपाल की। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, बचपन में बीए किया। या फिर एक और आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, एक और ट्रिक है जिसको आप कर सकते हैं कि अपना, एक सेकेंड, अपना चिमनी में भूत बा। आपको ये कि सर ये कौन सा ट्रिक है, क्या है, अपना चिमनी में भूत बा। देखिए, अ से अफगानिस्तान, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, च से चाइना, म से म्यांमार। ठीक है, भू से भूटान हो जाएगा, यहाँ से भी आपका आ जाएगा, भूटान भी आ जाएगा, यहाँ से म्यांमार भी आ जाएगा, सब आ जाएगा आपका। तो दोनों में कोई भी आप याद रखिएगा तो वहाँ से आपका, यहाँ से याद हो जाएगा। भारत के जो पड़ोसी राज्य है वो भी आपको याद हो जाएंगे। अपना चिमनी में भूत हुआ या फिर बचपन में बीए किया, कोई भी आप एक ट्रिक याद रखिएगा तो यहाँ से आपके यह क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है। किसकी जो सीमा बिहार से लगती है, तो आपको पता है कि नेपाल की लगती है, हम लोग के पास में ही है नेपाल। क्या है, हाँ, बीए को आप एमए कर सकते हैं। अच्छा है, चलिए बीए को आप एमए कर दीजिए, डायरेक्ट म्यांमार हो जाएगा। बचपन में एमए किया, ये भी बात सही है। चलिए, तो हम लोग का पड़ोसी देश कौन है, नेपाल है, जो बिहार से इसकी सीमा लगती है। बस पास ही में तो नेपाल है, ज़्यादा दूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा हुआ था। ठीक है, इसमें किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ प्रश्न। ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहते हैं। तो बिहार की अगर शोक की बात करें तो बिहार का शोक जो है वह किस नदी को बोलते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो बिहार का शोक किसे बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं। और यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा, यह आपका पूछा हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कोकलात जलप्रपात जो है बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। बताइए, कोकलात जलप्रपात जो है बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी गोपालगंज। तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा कि कोकलात जलप्रपात जो है वह बिहार के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। और बात क्या हो रही है, कोकलात जलप्रपात की बात हो रही है। तो यह अपने बिहार के नवादा में स्थित है। कहाँ पे, नवादा जिला में स्थित है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 12 कि विश्व प्रसिद्ध जो विष्णुपद मंदिर है बिहार राज्य के किस जिले में। विष्णुपद मंदिर जो है बिहार के किस जिले में, सबसे ठंडा जिला के नाम से भी जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध जो विष्णुपद मंदिर है वह बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है, जिसको ठंडा जिला भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा है ना। कौन सा जिला है, नहीं नवादा तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, आपको बताना है कि जो विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर है वह बिहार के किस राज्य में स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो जिले का नाम क्या है, गया में। कहाँ पे, गया में। चलिए सभी का आंसर लगभग सभी का सही आ गया, कुछ लोगों का आंसर गलत हुआ है, राजगीर के साथ जो लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला था। उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला था। आप जानते हैं कि हमारी मातृभाषा कोई भी नहीं है, हम लोग हिंदी कहते हैं, तो हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, यह राज्य की पहली भाषा हो जाएगी। और दूसरी भाषा क्या हो जाएगी, दूसरी भाषा उर्दू हो जाएगी। तो उर्दू को कब मान्यता दिया गया था आपको ही बताना है। हमारी राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है,
पहली तो हिंदी हो गई। अब कहता है कि उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा, और यानी कि दूसरी जो राजभाषा है वह कौन है। पहली पूछेगा तो पहला हिंदी है, ठीक है, और दूसरा उर्दू है। तो उर्दू को कब मान्यता दिया गया था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि उर्दू को कब मान्यता दिया गया था बिहार में, तो यह 1980 में दिया गया था, 1980 में। 1980 में उर्दू को बिहार का दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सब कुछ सही रहा तो अपना भोजपुरी भी आ जाएगा, आना चाहिए, अच्छा भाषा। भोजपुरी को भी आना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी भी अपना तहलका अब धीरे धीरे मचाना शुरू कर दिया। जैसे आप लोग आईपीएल में देख रहे होंगे, भोजपुरी वाला जो कमेंट्री है अच्छा चल रहा है और अच्छा लगता भी है, ठीक है। जो यूपी बिहार वाले हैं उनको अच्छा लगता है, या फिर जहाँ पे भोजपुरी सुनी जाती है वहाँ पे अच्छा लगता है। तो आईपीएल में भी जो जियो टीवी ने किया है, जियो सिनेमा में बहुत अच्छा किया है। कम से कम इसके माध्यम से तो कुछ लोगों के पास यह लैंग्वेज तो जाएगी। तो बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर है, किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर है, यूनेस्को ने उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल कब किया था, बताइए। यूनेस्को ने कब इसको शामिल किया था विश्व धरोहर की सूची में, तो इसको जारी किया था 2002 में। कब किया था, तो 2002 में इसको शामिल किया था यूनेस्को ने, और यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। कहाँ का, तो बोधगया का जो महाबोधि मंदिर है उसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था। आपको बताना है कि बिहार का जो प्रथम उर्दू समाचार पत्र था वह कौन था। नूरुल अनवार, सिराते मुस्तकिन, नक्शे पायदार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बिहार का प्रथम जो समाचार पत्र था वह कौन था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार, तो उर्दू की बात करें तो यह था नूरुल अनवार था, ठीक है। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था, तो नूरुल अनवार था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, बताइए, या इसका नारा जो है किसने दिया था। तो लगभग सभी को पता होगा कि बिहार से जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे या जिसका नारा दिए थे उनका नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण था। क्या था, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योगेंद्र शुक्ला, मनेंद्र नारायण राय, कृष्ण बल्लभ सहाय, या फिर ज्ञान साहा, कौन थे भाई। तो आप लोग बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि बिहार के प्रथम जो युवक संघ के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था। बिहार के प्रथम युवक संघ के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपको बताना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बिहार के पटना युवक संघ के तो कौन थे भाई, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण बल्लभ सहाय थे। बिहार के पटना युवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, कृष्ण बल्लभ सहाय थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है। देखिए बिहार जो है कौन से फसल के उत्पादक सबसे अधिक करता है, यानी कि पहला स्थान है उसका। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में पहला स्थान है। यहाँ पे किसकी खेती होती है, बहुत लोग को पता भी नहीं होगा, बहुत लोग चले जाएंगे गन्ना के साथ, ठीक है, लेकिन गन्ना इसका राइट आंसर नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं, गन्ना इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर और आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। बिहार से स्पेशल जीके करवा रहे हैं, 100 क्वेश्चन करवाएंगे, बस इससे बाहर आपको बिहार जीके के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बिहार बीएड है तो क्वेश्चन आएगा और हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे और 100 जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का पहला स्थान है, तो वह है मखान की खेती के लिए। किसके लिए, मखान के लिए। चलिए एमडी मुजहरिल अली मखान कमेंट किए हैं, बाकी लोग भी कमेंट किए हैं, ऑप्शन जो भी बी दिए हैं मखान उनका आंसर बिल्कुल सही है। कुछ लोग गन्ना के साथ चले गए जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। लगभग सबको पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सबका सही आना चाहिए 100%। देखते हैं, जिनका गलत होगा उनका तो नाम लेंगे हम। कृति बोले कि फास्ट क्लास करवाइए, अब इससे कितना फास्ट करवाएं आप लोग बताइए,
फास्ट तो हम करवा ही रहे हैं ना आप लोग से बातचीत कर रहे हैं, ना कोई ज़्यादा हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, हम तो क्वेश्चन लगा ही रहे हैं ना। अब इतना भी फास्ट ना कराएं कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह ट्रेन निकल जाए और आप उसमें छूट ही जाए, तो उतना फास्ट भी सही नहीं है, इतना स्पीड सही है। बिहार के किस जिले में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो यह अपने हाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे है? हाजीपुर में स्थित है, सबको पता होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुपम झील कहाँ है? देखते हैं अनुपम झील के बारे में कितने लोग जानते हैं, और जो वहाँ से होंगे, उस जिला से होंगे, उनको तो पता होगा। शायद उस जिले से बात करें तो कोई दिखाई भी नहीं देंगे जहाँ से अनुपम झील है, बहुत बहुत कम लोग हो सकते हैं। देखिए, आपको बताना कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है, क्योंकि बिहार स्पेशल जीके पढ़ रहे हैं तो बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको हम करवा देंगे। 100 क्वेश्चन करवाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो अनुपम झील की बात करें तो यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह कैमूर जिला में स्थित है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि यहाँ से बहुत लोग कम ही लाइव देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैमूर जिला की बात है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समय को ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट ना करते हुए। इसका PDF कहाँ मिलेगा हम आपको लास्ट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? आपको बताना है कि किस ग्रंथ में पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका। देखिए, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। शिला का, अशोक का क्या है? शिलालेख है। तो आपको बताना है कि जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है वह किस ग्रंथ से मिलता है। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मेगास्थनीज का जो इंडिका पुस्तक है उससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है वहाँ से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध थी? देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि पहला जो गणतंत्र आपका जिला भी बोल सकते हैं, राज्य भी कह सकते हैं, बिहार का कौन सा जिला था, इसके बारे में तो आप जानते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध थी? तो लगभग सभी को पता होगा, यह वैशाली जिला है। कहाँ का है? तो वैशाली अपना है, जहाँ पे लोकतंत्र की जहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है कि किसे पटना का कलम का अंतिम चित्रकार कहते हैं? आपको बताना है कि पटना का जो कलम का अंतिम चित्रकार है उनका नाम क्या था। भिखारी ठाकुर कौन थे? भिखारी ठाकुर तो आपको पता है कि भोजपुरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। भिखारी ठाकुर के बारे में आपको पता होगा कि ये कहाँ से है, तो भोजपुरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है, उनका नाम है ईश्वर प्रसाद वर्मा। पटना कलम का अंतिम चित्रकार किसे मानते हैं? तो ईश्वर प्रसाद वर्मा को पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार की सबसे प्रचलित कला है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार की सबसे जो प्रचलित कला है, जो विश्व में भी प्रसिद्ध है, वह पेंटिंग है, चित्रकला के माध्यम में। वह कौन सा जगह है जहाँ पे प्रसिद्ध है, आपको बताना है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो प्रचलित जो है चित्रकारी के मामले में, वह जिला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आंसर करने क्या होगा? ऑप्शन बी। बहुत अच्छा, जो लोग बता रहे हैं कि बिहार का मधुबनी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। यह चित्रकारी के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की पेंटिंग जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व में प्रसिद्ध है मधुबनी की पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे जो अद्वितीय पर्व है वह किससे माना जाता है? देखिए, असम कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? तो ये असम का है, यह असम में मनाया जाता है। ठीक है, दीपावली भी तो बिहार का ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा पूजा होता है? तो यहाँ पे दीपावली तो पूरे भारत का है ना, बिहार का नहीं है। छठ पूजा जो है स्पेशल जो है बिहार में ही होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? छठ पूजा स्पेशल जो है आपका बिहार में ही होता है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये सभी को पता है। स्पेशल अगर दीपावली की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व क्या है? फिर से आ गया वही चीज़, यहाँ पे छठ पूजा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात का हजारीबाग शहर जो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? देखिए, अभी हजारीबाग का नाम सुनते होंगे, अभी जो पहले बिहार में था, अभी कहाँ है? वर्तमान में झारखंड का राज्य का हिस्सा है, अभी वह झारखंड में पड़ता है। तो वहाँ पे बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, आपको बताना है। उस समय तो वह बिहार का हिस्सा ही था। बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ है?
तो आपका जवाब होगा 2000 ईस्वी में। 2000 तक तो बिहार जो है झारखंड एक ही था। 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है, और आज भी देखिए तरक्की के मामले में बिहार से आगे। बिहार ही अपना पिछड़ा हुआ राज्य है, और इसको लूटने का काम किया है नेताओं ने। नेताओं की वजह से ही अपना बिहार राज्य जो है पिछड़ा हुआ राज्य है, और आगे रहेगा भी। अब खुद देख लो, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, उसकी स्थिति क्या है। बिहार से बंगाल अलग हुआ, उसकी स्थिति आज क्या है। बिहार से झारखंड अलग हुआ, उसकी स्थिति क्या है। लेकिन देखो, लेकिन बिहार का स्थिति कहाँ से कहाँ चला गया, सब चौपट कर दिया नेतवा सब। चलिए आपको बताना कि बिहार का हजारीबाग जो शहर है वो वर्तमान में कहाँ पे है। मतलब इसकी जो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था वह 1921 में हुआ था। हम आपको पहले भी बता चुके हैं 1919 किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, कुछ डेट हम आपको बता देते हैं, फिर से इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे 1905 आता है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। 1911 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि 1905 में बंगाल विभाजन का समय वहाँ के वायसराय कौन थे। तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो वहाँ का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन था। लेकिन अगर इसकी विभाजन को रद्द किया गया, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय का, जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, मुंबई में हुआ था। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। इसको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस जिले में महात्मा गांधी ने अपना पहला भारत का सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन आप कम से कम देख लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं देख पाएंगे बिहार जीके से, तो आप कम से कम 100 क्वेश्चन कर लीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको अभी बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए महात्मा गांधी से जुड़ा जो भी प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में गए थे। वापस कब लौटे थे, 1915 में वापस लौटे थे। जब वापस लौटे थे तो उनकी खुशी में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। जब वापस आए थे महात्मा गांधी जी 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, तो उनके आगमन में क्या मंगाते हैं, उनके आगमन में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह जो शुरू किया था, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, वह चंपारण में शुरू किया गया था। और ये किसके बुलावे पे आए थे, तो ये राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे आए थे। किसके बुलावे पे आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे कहाँ आए थे, चंपारण में आए थे, जहाँ पे नील की खेती के लेकर विवाद था। ठीक है, और यह इनका पहला सत्याग्रह था 1917 में। देखिए कहीं कहीं आपको 1916 दिख जाएगा, परेशान नहीं होना है। अगर ऑप्शन में 1917 नहीं दिखता है तो 1916 लगा सकते हैं, उसका जो करीबी है। लेकिन आपको 1917 अगर मिल जाता है ऑप्शन में तो 1917 ही लगाना है। इसके बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था, इनका अगला जो आंदोलन था वह कौन सा आंदोलन था, 1920 में इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, आप लोग बताइए। महात्मा गांधी जी ने 1920 में कौन आंदोलन शुरू किया था, तो असहयोग आंदोलन। क्या किया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। लेकिन हुआ क्या, गोरखपुर का जो जिला है, गोरखपुर का एक जगह है जहाँ चौरा चौरी, ठीक है, जगह है, वहाँ पे क्या हुआ, विद्रोह हुआ, जहाँ पे पुलिस थाने को जला दिया गया। इस वजह से इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। और यह घटना कब की है, तो 5 फरवरी 1922 की है, जहाँ पे चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, बिहार यानी यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। इसके कारण से इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, फिर इनके द्वारा जो आंदोलन और भी है उसको भी देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, आप बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
चलिए, कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि चंपारण में महात्मा गांधी जी का जान किसने बचाया था। देखिए, चंपारण में अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, तो चंपारण तो आपको पता है कहाँ है, यह बिहार के मोतिहारी जिला में है। और इनकी जान जो है किसने बचाया था, तो उनका नाम क्या था, बटक मियाँ। याद रखिएगा, क्या था, बटक मियाँ उनका नाम था। क्या था, बटक मियाँ इनका नाम था। इन्होंने जान बचाया था। ठीक है, जैसे जहर, इनको गांधी जी को जहर खाने से बचाया था। ये जहर खाने वाले थे भोजन के तहत, तो इनको क्या है, उन्होंने रोका था। तो किसने, बटक मियाँ ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, इस पार्टी का गठन कब हुआ था, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, आपको बताना है। चलिए, अगर हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। क्या हो जाएगा, 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और 1942 में क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ था। कब, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, तीनों ऑप्शन को देख के ही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन कहता है कि बिहार का जो मुंगेर शहर है उसको अपनी राजधानी किसने बनाया था, वो बंगाल का नवाब था। बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने बिहार का जो मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी नजमुद्दीन अली खां। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था, तो उसका नाम का था मीर कासिम था। कौन था, मीर कासिम था। यह कहाँ का नवाब था, यह बंगाल का नवाब था। कहाँ का था, तो यह बंगाल का नवाब था जिसने मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था, मालिक जानी को, नासिरुद्दीन महमूद को, नासिरुद्दीन शाह को, या फिर शेख महमूद को। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो अगर हम इसके राइट आंसर की ओर चलेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालिक जानी को। किसको, मालिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पशु की बात हो रही है तो आप बताएंगे कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। चलिए, हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं कि बिहार का राजकीय पशु कौन है। जिनके गलत कमेंट आएंगे उन्हीं का नाम मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। सही वालों का तो पता है कि सही है। चलिए, बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है। वाह, क्या बात है, आप लोगों ने क्या बात कही आप लोगों ने। चलिए, ये क्या है, मतलब अभी भी आंसर गलत। भगवान भला करे आप लोग का। अरे, बिहार राज्य का राजकीय पशु भी आप लोग को नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं सी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गाय है, कुछ लोग कह रहे हैं बैल है। ठीक है, तो सही जवाब आया है बहुत लोगों का, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, गलत जवाब भी दिया है। तो सही जवाब क्या है, बैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। क्या है, तो बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल है, यह इसका आंसर हो जाएगा। काऊ नहीं होगा भाई, काऊ सही नहीं है। बिहार का राजकीय पशु की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बैल ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन सी बताएं उनका आंसर सही है, नहीं पता है तो आज जान लीजिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं आपसे सवाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे बिहार राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है। बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है, वह किस मछली को घोषित किया गया है, बताइए। बिहार राज्य का राजकीय जो मछली है वह किसे घोषित किया गया है, तो कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए कतला, ऑप्शन बी देसी झींगा, ऑप्शन सी देसी मांगुर, ऑप्शन डी रोहू को। मछली तो आप लोग चाव से ही खाते होंगे, क्या खाते होंगे ना। तो देखते हैं, खाते हैं तो बताते हैं कि नहीं बताते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझिए कि किसे बिहार राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है। ये भी किसी को पता नहीं होगा,
यहाँ तक कह रहे हैं कि बहुत कम लोग को पता होगा। चलिए, जो लोग खाते होंगे उनको ज़्यादा पता होगा। देखिए, देसी मांगुर है, इसको बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है। देखिए, भले ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपके नॉलेज में आना बहुत जरूरी है, समझे। यानी कि ऐसा बेसिक क्वेश्चन है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आपसे सवाल कर लेते हैं, और जब जवाब नहीं दीजिएगा तो कहेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। ये क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं दीजिएगा, भले ही आप कितना ही क्वेश्चन क्यों नहीं जानते हैं, तो वह छोटा बच्चा जो है कहता फिरेगा कि आता ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे बचिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देसी मांगुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019, माफ कीजिएगा, वर्ष 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन है, बताइए कि बिहार राज्य प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर आपका है 34, और बिहार स्पेशल जीके हम लोग कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि पटना में। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, यह हुआ तो था कहाँ? पटना में हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूं, ऑप्शन डी, यानी कि सर अली इमाम थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इनका नाम था सर अली इमाम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे? अब बताइए, बिहार के कौन से व्यक्ति जो थे प्रथम थे जो हरिजन मुख्यमंत्री थे? और आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, उस पर भी आएंगे हम लोग। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि बिहार में जो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है वह किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो ये तो आप जानते हैं कि भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। और बिहार में एक स्टेडियम भी है, थोड़ा सा उस पर भी आएंगे हम लोग। चलिए पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि बिहार में कौन जो है प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे? तो उनका नाम था भोला प्रसाद शास्त्री। हरिजन मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो भोला प्रसाद शास्त्री थे, जो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है बताइए? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आपको कमेंट करना है। भिखारी ठाकुर, मजहरुल हक, नागा अर्जुन, या फिर राम सुंदर प्रसाद? क्वेश्चन नंबर 37, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भिखारी ठाकुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है सबको करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन कि बिहार राज्य के किस जिले में मोइन उल हक स्टेडियम है? देखिए, मोइन उल हक के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहाँ से बहुत सारे लोग भी होंगे अभी। कहाँ से? देखिए, एक नया स्टेडियम भी बन रहा है जो राजगीर में बन रहा है। राजगीर में स्टेडियम बन रहा है जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेज होंगे भी। लेकिन मोइन उल हक स्टेडियम की बात करें तो यह कहाँ है? तो अपने पटना में है। कहाँ पे? तो पटना शहर में। ठीक है, तो यह पटना शहर में है, और जो नया बन रहा है वह कहाँ बन रहा है? राजगीर में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भोजपुरी भाषा में जो बनी हुई पहली फिल्म थी वह कौन सी फिल्म थी? देखिए, बिहार राज्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल जीके, इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सबको करवा रहे हैं। तो भोजपुरी भाषा में निर्मित बिहार की पहली फिल्म कौन सी थी? तो बिहार पीएड जीके के लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 100 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, यहीं से काम बन जाएगा। तो भोजपुरी भाषा में बनी पहली बिहार की भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ैबो। ठीक है, यह बिहार राज्य की पहली भोजपुरी फिल्म थी कि हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ैबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में कुल कितने अनुमंडल है बताइए? बिहार में कुल कितने अनुमंडल है आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग सही कर पाते हैं, क्योंकि इसमें भी 50% लोग गलत जवाब देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? कितने लोगों को पता है कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? बिहार में कितने अनुमंडल है? अभी तक जवाब मिला नहीं, बताइए कि बिहार में कितने अनुमंडल है। चलिए बाकी 101। चलिए इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ाई किए।
चलिए, बहुत अच्छा जवाब, 101 अनुमंडल बिहार में है, इतना तो आप लोग जानते हैं। अच्छा है, इसका मतलब आप लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पे अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर। अपना मुजफ्फरपुर का नाम आ नहीं रहा है, आएगा, उसका भी नाम आना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर का नाम अभी तक आ जाना चाहिए। अभी तक किसी क्वेश्चन में आया नहीं है, लेकिन आएगा, बहुत जल्द आएगा। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो यह मुंगेर में किया जाता है। कहाँ पे? मुंगेर में किया जाता है। अफीम की खेती कहाँ होती है? मुंगेर शहर में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। बिहार में खिलाफत आंदोलन की बात है तो किसने किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था, बताइए। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? बिहार में खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसमें क्या किया गया था, जो असहयोग आंदोलन था उसी का कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था कि भाई असहयोग आंदोलन कैसे चलेंगे। ठीक है, किसके बारे में? तो जो असहयोग आंदोलन थे उसी के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पे? बिहार में खिलाफत आंदोलन में। और इसमें कौन थे? तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। यह 1919 में हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम के बारे में बताया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में किसान समाचार की स्थापना की थी? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में किसान समाचार पत्र की स्थापना की थी? स्वामी स्वरूप नंदानंद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, स्वामी विद्यानंद ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने बिहार में किसान समाचार पत्र की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी विद्यानंद ने। बिहार में किसान समाचार की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी विद्यानंद ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 44 कि बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? क्वेश्चन है कि बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? सिवान में, बेतिया में, छपरा में, भागलपुर में? आपको बताना है कि बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, आपको बताना है कि बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेतिया में। कहाँ हुआ था? बेतिया में हुआ था चौकीदारी करबंदी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 45 है। बताना कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि साइमन कमीशन पटना कब आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पटना कब आया था? 11 नवंबर 1926 को, 12 नवंबर 1928 को, 12 नवंबर 1929 को, या फिर 12 दिसंबर 1938 को? तो साइमन कमीशन पटना कब आया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि साइमन कमीशन के बारे में कि साइमन कमीशन आया था कब? 1928 में। इतना तो आपको पता है कि 1928 में आया था, लेकिन यहाँ पे एक ही डेट है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि 12 दिसंबर 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 1928 में आया था, 12 दिसंबर को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिसंबर 1928 को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं? देखिए, इसको हटाइए, अभी तो यहाँ पे बदल गए हैं। यहाँ पे कौन हो जाएंगे? अभी बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन? ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, पता ही होगा आप लोग को बिहार के अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है कौन है। देखिए, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा बिहार से
अब हंसी तो आएगी आप लोग को। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार की राजधानी कहाँ है, 2020 का क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बिहार के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, पता है आप लोग को? थोड़ा सा पूछताछ कर लेते हैं, बिहार के राज्यपाल कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके पहले फागू चौहान थे, लेकिन अभी कौन है आपको बताना है। और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, के चंद्रशेखर हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चंद्रशेखर हैं, लेकिन अभी राज्यपाल कौन है आप बताइए। चलिए कुछ लोग कहेंगे टकला है, शिक्षा मंत्री टकला नहीं है, उनका नाम टकला नहीं है, उनका है मोहब्बत मंत्री नाम है उनका। क्या उनका नाम? मोहब्बत मंत्री उनका नाम है। शिक्षा मंत्री कौन है? तो मोहब्बत मंत्री है, ठीक है। सिर्फ मोहब्बत ही बांटते हैं, समझ ही रहे हैं। चलिए बात करते हैं वर्तमान शिक्षा मंत्री, तो आपको पता है कौन है, चंद्रशेखर है। और यहाँ के अभी वर्तमान की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें आप देखिए कुछ चीज़ें हम आपको करवा देते हैं। अभी वर्तमान में आप बताइए, ठीक है। यहाँ पे इस पर नहीं जाना, ये आपका ओल्ड है तो इस पर नहीं होगा। अभी बिहार राज्य में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? अच्छा, वित्त मंत्री अभी कौन है, किसके पास में है? विजय कुमार चौधरी ना है। वित्त विभाग के कौन है? विजय कुमार चौधरी होंगे। चलिए राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, बहुत अच्छा। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। और यहाँ के अभी वित्त मंत्री कौन है, कमेंट कीजिए। इन सबको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा बिहार से संबंधित क्वेश्चन, तो कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही सब क्वेश्चन आएगा ना। इसमें वर्तमान वाला आप याद रखिएगा, इसमें वर्तमान वाला आप याद रखिएगा। तो कौन है भाई बिहार राज्य के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी है। हाँ, करंट अफेयर्स कल करा देंगे, ठीक है। कल हम लोग करंट अफेयर्स करा देंगे पूरे 1 साल का, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स कल हम लोग दोपहर में करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। और एक और क्लासेस सोच रहे हैं हम क्या करेंगे कि लास्ट दिन जो होगा आपका 7 को होगा, तो 7 को हम कंटिन्यू क्लासेस आपकी करा देते, 12 बजे से लेके 5-6 बजे तक, 6 घंटे या 7 घंटे की क्लासेस करा देते, उसमें सब सब्जेक्ट को मिक्स कर देते। हम उसका बताएंगे आपको प्लान, जो 6-7 घंटे की क्लासेस हम लेंगे कंटिन्यू। आप लोग खाओ के आइएगा, खाना वाना, क्लास चलेगी। पिछली बार भी चली थी 6 घंटे, और उसके पहले भी 6 घंटे चली थी, और अब की बार भी 6 घंटे चलेगी। तो बिहार राज्य के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो विजय कुमार चौधरी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बिहार वर्तमान समय में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री तो आपको लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, पता है कौन है? तेजस्वी यादव है। परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन कह रहे, पर्यावरण मंत्री कौन है? तो तेज प्रताप है, ठीक है। दिन भर क्या करना है काम, कहीं पेड़ पे खड़े होकर फोटो खिंचवाना है कहीं पे ब्लॉग बनाते रहना है। पर्यावरण मंत्री हैं और ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला कि बिहार राज्य का वर्तमान स्वरूप और क्षेत्रफल कब निर्धारित हुआ था, बताइए। अगला क्वेश्चन कौन है? चलिए कह रहे तेज प्रताप चीलम वाला, नहीं चीलम वाला तो हम नहीं देखे हैं। हाँ, पेड़ पे हम देखते हैं, पेड़ पे देखे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य का वर्तमान स्वरूप और क्षेत्रफल क्या है, कब निर्धारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यह कब हुआ था, जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था तब की बात है। कब की बात है? जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था तब की बात है। तो आप बताइए कि बिहार राज्य का वर्तमान स्वरूप और क्षेत्रफल क्या है, आप कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। देखिए इस समय क्या हुआ था, झारखंड से बिहार अलग हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि बिहार झारखंड से अलग कब हुआ था। बिहार झारखंड से अलग कब हुआ था, तो 2020 में हुआ था। और उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तो उड़ीसा से 1936 में हुआ था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आधा क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए हैं, अभी भी आधा क्वेश्चन बाकी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को बिहार राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन है 15 नवंबर, 26 जनवरी, 22 मार्च या 22 अप्रैल। अभी आपने देखा था 2000 में था, 15 नवंबर 2000 को था। तो इसका स्थापना दिवस कब होगा, बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब है, आप बताइए। बिहार राज्य का स्थापना दिवस क्या होगा। चलिए हम राइट आंसर पे बात करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिहार राज्य का स्थापना दिवस। देखिए 15 नवंबर देख के आप नहीं जवाब दीजिएगा, 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार राज्य स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 26 जनवरी तो आप लोगों को पता ही है क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ डेट भी है जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला डेट आप याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
8 मार्च। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ध्यान में रखिएगा। फिर पर्यावरण दिवस 5 जून को याद में रखिए, इसको इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका। तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून क्या है, पर्यावरण दिवस, इस दोनों को कम से कम आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के बाद बिहार का विभाजन कब हुआ था। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद अगर बिहार की हम विभाजन की बात करें तो वही झारखंड से इसका विभाजन हुआ था। कब, 2000 में। देखिए 1936 में बिहार जो उड़ीसा से अलग हुआ था, लेकिन उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। भारत उस समय आज़ादी नहीं मिलती भारत को। तो भारत की आज़ादी के बाद यानी कि 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद से झारखंड जो है अलग हुआ है 2000 ईस्वी में बिहार से। इसका विभाजन कब हुआ है, 15 नवंबर 2000 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग राज्य कब बना था। देखिए बंगाल से भी अलग हुआ है बिहार। बिहार किससे अलग हुआ है, तो बिहार बंगाल से भी अलग हुआ है। बताइए कि अगर बिहार अलग नहीं हुआ होता तो आज क्या होता, आज बंगाल भी अपना बिहार ही होता, आज उड़ीसा भी अपना क्या होता, बंगाल ही, अब बिहार ही होता, आज झारखंड भी अपना क्या होता, ये भी आपका बिहार का ही हिस्सा होता। तो कितना बड़ा होता अगर ये सभी अगर टूटा हुआ नहीं होता एक दूसरे से तो, और ऐसे तो अखंड भारत था ही। तो बंगाल से अलग होकर बिहार एक अपना अलग प्रांत बनाया था 1912 में। ठीक है, 1912 में अपना एक अलग बनाया था। उस समय झारखंड भी अपने पास था, उड़ीसा भी अपने पास था। फिर 1936 में क्या हुआ, उड़ीसा निकल के भाग गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2000 आया तो वहाँ पे झारखंड निकल के अलग चल गया। अभी भी बिहार में सुन रहे हैं कि बिहार में भी अलग है, अभी भी एक गुट जो है बिहार में विभाजन की बात कर रहा है। तो फिर इसमें भी कहीं टूटने की प्रक्रिया शुरू ना हो जाए। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य भारत में कौन सा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है भारत में। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है 7वां। इसको भी जान लीजिए क्योंकि यह भारत का क्वेश्चन है, तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है, तो 7वां देश है। कौन सा देश है, तो 7वां देश है। ध्यान रखिएगा, इसको क्या एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। कैसे, रुक के चीन अब आया भारत, क्या है, रुक चीन अब आया भारत, यानी कि पहले स्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें क्या है, रसिया है, रूस है, कनाडा, चीन, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि में, नेपाल, ठीक है, अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत 7वें स्थान पे है। क्या है, रुक चीन अब आया भारत। क्या कीजिएगा ट्रिक, रुक चीन अब आया भारत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले स्थान पे रूस है, भारत कौन से स्थान पे, तो भारत 7वें स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, तो रुक चीन अब आया भारत, आप इससे याद कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का करें कि बिहार राज्य भारत का कौन सा स्थान रखता है। क्या कहीं दिक्कत है क्या, क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या इसमें कोई दिक्कत है। देखिए एक सेकंड, हाँ बात सही है आपका। क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, हम इसके बाद बात करेंगे तो यह 12वां है। ठीक है, ऑप्शन में 12 नहीं दिया हुआ है ना, ऑप्शन में 12 नहीं, इसको बना लीजिए 12। ऑप्शन में 12 आपका नहीं दिया हुआ है, इसको बना लीजिए आप 12। बिहार जो है भारत का 12वां जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या है, 12वां है, 12 नंबर पे। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से तो पता ही आपको, बता ही है, तो इसमें क्या कर लीजिए आप 12 कर लीजिए। कितने हैं, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, आप इसको चेंज कर लीजिए, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सन 1956 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य में कितने जिले थे। जब 1956 की बात है, 1956 में बिहार राज्य में कितने जिले थे। जब 1956 में बिहार राज्य का जब पुनर्गठन हुआ उस समय बिहार में कुल कितने जिले थे, बताइए। बिहार में जिलों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, 38 है।
ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1956 में बिहार राज्य का जब पुनर्गठन हुआ था उस समय कितने जिले थे। तो अगर हम उस समय की जिले की बात करें तो उस समय जिलों की संख्या 17 थी, और अभी कितने जिले हो गए हैं, तो अभी 38 हो गए हैं। ठीक है, और 39वां जिला भी बनने को तैयार है। ठीक है, तो बहुत सारे जिले बनते जाएंगे, टूटते जाएंगे, बढ़ेंगे। हालांकि वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो अभी तो आपको पता है कि कितने, 38 है। अभी वर्तमान में कुल कितने जिले हैं बिहार में, तो 38 है, यानी कि 38 है बिहार में अभी वर्तमान में जिले, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है। अब आप लोग फंसेंगे, अब आप लोग इस क्वेश्चन में तो फंसेंगे। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जो क्लास के शुरू में थे वे तो इस आंसर को पक्का ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है। जो लोग क्लास के शुरू में थे इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, और जो देरी से जुड़े हैं थोड़ा सा आप लोग समझिए तो आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का देखिए, भारत की मातृभाषा क्या है, हमारी मातृभाषा क्या है, हम लोग कहते हैं हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हिंदी क्या है, हिंदी जो है राजकीय भाषा है, यह राज्य की भाषा है। हिंदी क्या है, राजकीय भाषा है पहली। और आपको पता है उर्दू के बारे में कि उर्दू जो है भारत का दूसरा राजकीय भाषा है। पहला राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है, और दूसरा क्या है, उर्दू है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी और उर्दू। बिहार का क्या हो जाएगा, हिंदी और उर्दू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर दूसरे राज्य की बात करें, अगर मान लीजिए तमिलनाडु में चले जाइए, तो तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, क्योंकि राजकीय भाषा अपना हिंदी है, हिंदी तो सब में रहेगा, पहली भाषा हिंदी रहेगा, और दूसरी भाषा अगर वहाँ पे तमिल बोली जाती है तो तमिल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर पंजाब में जाएंगे तो पहला हिंदी तो होगा ही, क्योंकि वह राजकीय भाषा घोषित किया गया है, और दूसरा क्या हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा, यह घोषित इसको किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है किसके माध्यम से होती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है, तो नहर के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से, नहर के माध्यम से होती है। अब तो खैर अब देखेंगे कि नहर जो है बहुत सारे अब भर भी गए हैं, अब जो है कुआं का भी इस्तेमाल अब लगभग कम ही हो रहा है, नलकूप का उपयोग अब ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी भी सिंचाई के साधन जो है नहर ही हैं। अपने यहाँ कम है, लेकिन बाहर में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा कि नहर के माध्यम से ही सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल है। अब आ गया प्रमंडल की बात, तो बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं, और इसका आंसर हम जानना चाहेंगे आप लोग से। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 59 है। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9। तो बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 9 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए, वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 243 थी ना, अभी कितनी है, देखिए अब होता है उसकी बात अलग है, जो जीके उसी के आधार पे जो बना हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। होने के लिए तो हर कोई अपना अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन जो ज़्यादा पाया गया है उसी की बात होती है। कहता है कि वर्तमान में बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 242 है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप बताइए कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, उसकी सीट कितनी है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की सीट कितनी है, देखिए क्वेश्चन आ भी गया आपका, बिहार में लोकसभा सदस्यों की सीट कितनी है, कितना होगा भाई, बिहार में लोकसभा सदस्यों का सीट कितना है। चलिए, जैसे आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, उब के हरी उतर गया, उससे उत्तर प्रदेश यहाँ पे 80 है लोकसभा सदस्यों की संख्या, वर्ष बिहार यहाँ पे 40 है, फिर आप आगे जाएंगे तो और भी कम होता जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, बिहार में कितनी है, 40 है। इसकी सीटों की संख्या कितनी है, 40 है बिहार में। अगला है कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। श्री कृष्ण सिन्हा,
दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, के बी शाह। यूपी में 80 है, इसलिए मैंने आपको बताया कि उब के हरि उत्तर गया, तो यूपी में 80 है। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिन्हा थे। कौन थे भाई? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा थे। ध्यान रखिएगा, यूपी का भी आप याद रखिएगा, 80 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कह रहा है कि जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। आप क्या कीजिएगा कि कुछ देशों के राज्य और राजधानी को देख लीजिएगा, और बिहार के जितने भी बिहार के करें कि भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वर्तमान में, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं, इन सबको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप इन सबको ध्यान रखिएगा, एक दो क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। आप देख लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि जयराम दास दौलतराम। तो भारत की आज़ादी के बाद बिहार के पहले जो राज्यपाल थे उनका नाम था जयराम दास दौलतराम था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 64 कि सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी मीटर है? आपको बताना है कि जो सोमेश्वर पहाड़ी बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाती है, इसकी ऊंचाई कितनी है बताइए। सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई आपको बताना है, या बिहार राज्य की जो सबसे ऊंची पहाड़ी, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। याद रखिएगा, यह कितना ऊंचा है आपको बताइएगा। ठीक है, और आपको यह भी बताना है कि यह कहाँ स्थित है। बिहार में जो सोमेश्वर पहाड़ी है यह कहाँ स्थित है? तो बिहार की यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो कि 880 मीटर ऊंचाई है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 880 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो बिहार के कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में स्थित है सोमेश्वर पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे आपको बताना है। पीडीएफ आपको दे देंगे भाई। चलिए, तुक्का लगाइए, तुक्का भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपके पास प्लस पॉइंट यह होता है कि आपके एग्जाम के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अशोक चक्र पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो थे बिहार के, वह कौन थे? तो रणधीर वर्मा थे। कौन थे? रणधीर वर्मा बिहार के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अशोक चक्र पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 66, कहता है कि बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? बताइए, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को, भिखारी ठाकुर तो आपको पता है कि क्या है? भोजपुरी के शेक्सपियर है, यह भोजपुरी के शेक्सपियर हैं। कौन? भिखारी ठाकुर। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिल कोकिल, तो यह विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल, और भिखारी ठाकुर क्या है? यह भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बिहार राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बिहार राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बिहार राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, आप बताइए। आपके सामने ऑप्शन है 14, 16, 20, 22। तो बिहार राज्य में अगर राज्यसभा की कुल सीटों की बात करेंगे तो संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? बिहार में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार के पटना जिले में स्थित पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन है कि बिहार का जो पटना उच्च न्यायालय है, पटना न्यायालय है, उसकी स्थापना कब हुआ था? बताइए, बिहार का पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? देखिए, यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था 2018 या 19 में। अब क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, वहाँ पे यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। अब 2018 में था कि 19 में था, आप दोनों में देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिहार के पटना जिले में स्थित जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 इसका राइट आंसर होगा। 1912 याद होगा, इससे बंगाल अलग हुआ था बिहार से। 1936 उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से। 2000 झारखंड अलग हुआ था बिहार से। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? देखिए, यह क्वेश्चन तो आपका आया हुआ था ना, फिर से दोबारा फंस गया। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका
कि जो पाटलिपुत्र शहर है उसकी स्थापना किसने किया था? तो राजा उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शेरशाह सूरी, इसका मकबरा पूछ लेता है कभी कभी कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका कहाँ है? बिहार के सासाराम में स्थित है। हुमायूं का कहाँ है? तो हुमायूं का दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का दिल्ली में है। एक लोटस टेम्पल भी दिल्ली में है। ठीक है, लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में है, जो बहाई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? इसको करने की जरूरत नहीं है, आप आँख बंद करके लगा दीजिए। बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? तो शोक कहते हैं कोसी को, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? चलिए इस क्वेश्चन में आप लोग फंसेंगे, इस क्वेश्चन में आप लोग फंसेंगे। बिहार का राजकीय पुष्प यानी कि फूल क्या है? कमल है, गुलाब है, गेंदा है, सूरजमुखी है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? फंसना तो तय है यहाँ पे, यहाँ पे तो आप फंसेंगे, इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है बताइए, इसमें फंसना तो तय है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग का फंसना तय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गेंदा, कुछ लोग कह रहे हैं गुलाब, कुछ लोग कह रहे हैं कमल, यानी कि सभी का एक जैसा ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो देखिए हम बात करते हैं बिहार के राजकीय पुष्प की, जो फूल है वह है गेंदा। ठीक है, हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गुलाब, गेंदा को कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन यह बिहार का राजकीय पुष्प है। कहीं भी कुछ बात हो तो गुलाब फूल का ही इस्तेमाल किया जाएगा, गुलाब का ही फूल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, गेंदा था, बाकी लोग तो गुलाब देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप गेंदा भी देना शुरू कीजिए। गुलाब तो हर कोई देता है, लेकिन गेंदा हर कोई नहीं देता है, तो गेंदा दीजिए, फ़ायदा होगा, क्योंकि बिहार का राजकीय पुष्प है ना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, पीपल, वट या फिर साल। तो बिहार का राजकीय पक्षी कह रहे हैं, वृक्ष कह रहे हैं, इसके बाद तो पक्षी आएगा ही। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? जो दिन में क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है, और रात को क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है? रात को कार्बन डाइऑक्साइड। तो पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो क्या हो जाएगा? बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या होगा? तो यह हो जाएगा पीपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है बताइए? कबूतर, मोर, कोयल, गौरैया। पीपल तो हाँ भाई, ऑक्सीजन तो देता है ना पीपल। अरे रात में ऑक्सीजन देता है? नहीं, रात में ऑक्सीजन कहाँ देता है? 2-4 रात सो के देखिए आप, पीपल के पेड़ के नीचे पता चल जाएगा ऑक्सीजन देता है कि नहीं। अरे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो हानिकारक होता है। निम्नलिखित में से बिहार राज्य के राजकीय पक्षी कौन है पहले बताइए? गोरिया नहीं है, गौरैया है। गोरिया होगा, गोरिया थोड़ी होगा, गौरैया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को भी समझिए, क्या होगा? गौरैया होगा, गोरिया बता रहे हैं, गोरिया नहीं होगा, गौरैया होगा। तो बिहार राज्य का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम क्या है? गौरैया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है बिहार का बताइए? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का? पटना, दरभंगा, गया, सीतामढ़ी। तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बताइए क्या होगा? पटना, दरभंगा, गया या सीतामढ़ी। निम्नलिखित में से बिहार राज्य का जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह पटना है। अच्छा, विक्की दिखाई नहीं दे रहा, विक्की आया हुआ है कि नहीं? क्या विक्की दूसरे आईडी से तो नहीं आ गया? मुझे तो जो कमेंट दिख रहा है मुझे लग रहा है कि विक्की ही है दूसरे आईडी से, क्योंकि विक्की एक बार ब्लॉक हो चुका है ना, तो कुछ लोग ब्लॉक होने भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? देखिए किसी को हम ऐसे ब्लॉक नहीं करते हैं, लेकिन जब सब चीज़ का एक लिमिट होता है, जब आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो मजबूरन मुझे ब्लॉक करना ही पड़ता है। और एक बार होता क्या है कि ब्लॉक आप हो जाएंगे तो फिर हम उसको हटा भी नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है। बस एक सेकेंड, थोड़ा सा इनको बाहर का रास्ता दिखा दें, थोड़ा सा वेट करें। ये पढ़ने नहीं आए हैं, ये मस्ती मजाक का पाठशाला नहीं है कि जब आप यहाँ पे आएँ।
थोड़ा सा आप लोग वेट करें, तब तक इनको हम बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। कहाँ गए भाई? योगी क्या है? योगी जी आप हैं, बताइए। ऐसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? ऐसे काम अगर कीजिएगा तो कैसे चलेगा? योगी हो के बताइए। ऐसा फालतू का कमेंट कीजिएगा तो क्या अच्छा है? चलिए, इनका स्वागत हम कर दिए हैं, बाकी आप लोग कीजिए कमेंट। बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि शेखपुरा। शेखपुरा बिहार राज्य का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताइए कौन सा होगा? तो कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए, फालतू कमेंट करने वालों को बाहर निकालना जरूरी है। अब उनको हम बाहर निकाल दिए और फिर जाएंगे, फिर आईडी दूसरा बना के आएंगे, मेहनत करेंगे, क्या होगा? फिर हम तो ब्लॉक करने के लिए हम मौजूद ही हैं। तो बिहार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो शेख यहाँ पे मुंगेर होगा ना, क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मुंगेर। तो बिहार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला क्या है? मुंगेर है। इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ हम आपको दे देंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा उसमें, एक बार देख लीजिएगा। बिहार राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बताइए? गोपालगंज, दरभंगा, पटना, समस्तीपुर। सबसे कम शेखपुरा था, तो सबसे अधिक अगर बात करें तो वह गोपालगंज है। कहाँ का है? तो बिहार का गोपालगंज जिला जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। कौन सा? तो गोपालगंज जिला सबसे अधिक लिंगानुपात वाला है। अगला है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यानी कि बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा साक्षर है? तो बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा साक्षर है, उसके बारे में बताइए। पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, रोहतास। तो कल हम लोग करेंट अफेयर्स की फुल क्लासेस करेंगे, पूरे एक साल का करेंट अफेयर्स हम लोग करेंगे कल की क्लास में। तो आप लोग जुड़िएगा कल दोपहर 12 बजे। और नाइट की क्लास में भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 8 बजे नाइट में, आप लोग जुड़िएगा। वहाँ पे भी हम लोग एक अच्छा सेशन करने वाले हैं नाइट में। तो जो समय आपका बचा हुआ है, 2 क्लासेस आपकी चल रही है, आपको बता दें। रात में 8 बजे क्लास चलती है, यूट्यूब पे ही चलती है, जिस पे आप देख पा रहे हैं, और दिन में दोपहर 12 बजे चलती है। दोनों क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर हम आगे आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिहार राज्य का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो यह है बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अगर हम साक्षरता वाला जिला की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा रोहतास। रोहतास जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। अगला क्वेश्चन है कि कौन बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? सबसे कम साक्षर कौन सा है? रोहतास सबसे अधिक है, और सबसे कम जो है वह पूर्णिया है। पूर्णिया क्या है? तो पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, मुजफ्फरपुर का नाम आ नहीं रहा, अभी तक मिला नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कमेंट कीजिए। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कोई है क्या यहाँ से? बताइए, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशनगंज। तो देखिए, बिहार में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 81 कि बिहार राज्य का सर्वाधिक ठंडा प्रदेश कौन सा है? इसके बारे में हम चर्चा किए थे, बताए भी थे कि सबसे ठंडा जिला जो है कौन सा है। मधुबनी आपको पता है किसके लिए है? पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, पेंटिंग के लिए। ठीक है। मुजफ्फरपुर पता है आपको, लीची के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता है। और गया क्या है? यह ठंडा जिला है। तो ठंडा जिला कौन सा है? तो गया है। गया कौन सा जिला है? ठंडा है। मधुबनी क्या है? पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था बताइए। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1993 में, दूसरा ऑप्शन 1995 में, तीसरा ऑप्शन 1998 में, या चौथा ऑप्शन 2002 में। तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? कमेंट कीजिए। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1993 में, यानी कि 1993 में
बिहार में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस जिले में भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य है? तो भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है बताइए? सीतामढ़ी, मुंगेर, भागलपुर या फिर सहरसा? बिहार राज्य के किस जिले में भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य स्थित है? कमेंट कीजिए कि भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह हो जाएगा मुंगेर में। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है कहाँ है? यह है पटना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोलघर कहाँ है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने वन जीव अभ्यारण्य? बिहार में कितने वन जीव अभ्यारण्य है? पूरे बिहार में कितने वन जीव अभ्यारण्य है? तो बात करेंगे कितना है? 21। पूरे बिहार में 21 वन जीव अभ्यारण्य, 38 जिला है और कितने वन जीव अभ्यारण्य है? तो 21 वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? बिहार राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है बताइए? बिहार राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? क्या है? हेमडलैंड, द हिंदू, द बिहार हेराल्ड या फिर हेमडलैंड? तो बिहार राज्य का प्रथम जो समाचार पत्र है वह बिहार के नाम से ही था, द बिहार हेराल्ड। बिहार राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बिहार राज्य में बोली जाने वाली जो मैथिली भाषा है वह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुआ था? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो बिहार का मैथिली भाषा बोला जाता है उसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसको कब शामिल किया गया था आपको ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग सही कर पाएंगे। 2003 में। तो बिहार का एकमात्र भाषा जो 8वीं अनुसूची में मैथिली शामिल है, उर्दू भी शामिल है ना, तो मैथिली को कब शामिल किया गया था? 2003 में। 2003 में शामिल किया गया था मैथिली को। ठीक है, बिहार की ही भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में? अभी महाबोधि मंदिर तो आया था ना, कुछ देर पहले ही तो महाबोधि मंदिर आया था, जो कि राजगीर नहीं, महाबोधि कहाँ था? गया में था। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था ना कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गया में स्थित है। कुछ देर पहले तो क्वेश्चन आया था, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विश्व प्रसिद्ध जो महाबोधि मंदिर है बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गया में है। जो गया क्या है? सबसे ठंडा जिला है। क्या है? सबसे ठंडा जिला है गया। वहाँ पे महाबोधि मंदिर स्थित है बिहार की। हालांकि बिहार के किस जिले में विश्व शांति स्तूप है? शांति स्तूप तो जानते ही है कहाँ पे? जहाँ पे एक स्टेडियम भी बन रहा है आपका, जहाँ पे इंटरनेशनल मैच के लिए स्टेडियम भी बन रहे हैं, तो वह बिहार का कौन सा जिला है आपको बताना है। तो भाई बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पे शांति स्तूप है? पाटलिपुत्रा, गया, राजगीर या फिर गोपालगंज? तो अगर हम बात करेंगे कि बिहार के किस जिले की बात हो रही है जहाँ पे विश्व शांति स्तूप स्थित है, कौन सा है? ऑप्शन सी राजगीर। बिहार का राजगीर जो है विश्व शांति स्तूप स्थित है यहाँ पे राजगीर में, और यहीं पे स्टेडियम भी बन रहा है क्रिकेट के लिए, बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है? यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया? निम्नलिखित में से किस जिले में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या फिर गया? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पटना में। पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार की राजधानी। गोलघर कहाँ है? पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। अगला कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? पटना, भागलपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर? आपको बताना है कि जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में, भागलपुर में, गोपालगंज में या समस्तीपुर में? कमेंट कीजिए आप लोग। बिहार के किस जिले में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो यह स्थित है भागलपुर में। 10 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है?
आपको बताना है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के कौन से जिले में है जो हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर है जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर है? बताइए। गया में, राजगीर में, सिवान में, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर कीजिए, क्या होगा कि बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो कि है गया में। कहाँ है? तो यह गया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 92 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका कि बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है? बिहार में सबसे अधिक साक्षर जो व्यक्ति है वह कौन से धर्म के हैं? कौन से धर्म के हैं आपको बताना है। बिहार का जो सबसे साक्षर व्यक्ति है वह कौन से धर्म का है? जितेंद्र बोल रहे हैं सर मेरे जिला का, इसलिए बहुत अच्छा है, आपका जिला का भी बहुत नाम है। तो बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है? तो यह है जैन धर्म की। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता की अगर बात करें तो वह है जैन धर्म का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला था? या तो क्वेश्चन आपका आया था, रिपीटेड क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग से उम्मीद रहेगा। यह क्वेश्चन दोबारा आपका आया है। हमने बताया था कि आज़ादी के बाद भारत को, यानी कि भारत की जो राजकीय भाषा है वह दूसरी क्या है? उर्दू है। पहली हिंदी है और दूसरी उर्दू है। तो उर्दू को राजभाषा का दर्जा कब मिला था आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि यह क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं इसके पहले भी। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1980 में। अभी कराए थे कुछ देर पहले यह क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्या है? हिंदी है। दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। तो उर्दू को 1980 में मान्यता दिया गया था। ठीक है, इसको दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? नालंदा में, वैशाली में, बोधगया में, कहाँ पे किया गया है? देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आपके रिपीट हो रहे हैं, आपको बताना है। इसके बाद 6 क्वेश्चन और है, उसको हम कर लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि पीडीएफ कहाँ मिल सकता है, आप लोग पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन के बाद बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की बात करें तो नालंदा में भी बनेगा। ठीक है, यहाँ हुआ है, और वैशाली में और बोधगया, सभी जगह पे। कहाँ पे हो जाएगा? तो नालंदा में भी, वैशाली में भी और बोधगया, यानी कि सभी हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार का राजकीय मछली कौन है? अभी बताए थे, देसी मांगुर को बताया गया था। ठीक है, बिहार का राजकीय मछली जो है घोषित किया गया है, वह देसी मांगुर को घोषित किया गया। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1916 में हुआ था, इसके संस्थापक कौन है आपको बताना है। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर बताइए। देखिए होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? 1916 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो मजहरुल हक थे। कौन थे? मजहरुल हक थे, यानी कि इनका पूरा नाम क्या था? मौलाना मजहरुल हक। 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन की स्थापना किया था। कब? 1916 में। और यह कहाँ था? तो यह मुजफ्फरपुर में था। कह रहे कि मुजफ्फरपुर का नाम आ क्यों नहीं रहा? यह मुजफ्फरपुर में। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक थे, जो मुजफ्फरपुर से थे। मुजफ्फरपुर में इसकी स्थापना किया गया था होम रूल आंदोलन की। ठीक है, और इसको 1916 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? यह क्वेश्चन आपका आया था, इसका राइट आंसर आपको पता है क्या होगा? अभी यह क्वेश्चन आपके सामने आया था, तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। बताए थे कुछ देर पहले, कृष्ण बल्लभ सहाय। इसका राइट आंसर था कि पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए 5-7 क्वेश्चन तो आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही हो गए। अगला क्वेश्चन है कि सन 1957 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 में कौन सा विद्रोह हुआ था? इसकी बात करते हैं। सिपाही विद्रोह। क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। कब? 1857 में। ठीक है, इसके बाद ही अंग्रेजों ने क्या किया था? फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। तो आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था?
उस समय पटना का कमिश्नर कौन था बताइए। बात कब की हो रही है? 1857 की। और सिपाही विद्रोह हुआ था, यह भी आपसे पूछ लिया जाता है कब? 1857 में। तो उस समय जो थे वहाँ के विलियम टेलर थे, पटना के जो कमिश्नर थे वह विलियम टेलर थे 1857 में, जब सिपाही विद्रोह हुआ था। तो चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? भोजपुरी, मगही, मैथिली या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है वह कौन सी भाषा है? भोजपुरी के बारे में तो आपको पता है कि भाई इसको शामिल नहीं किया गया है अभी तक, ठीक है। अब बचा आपके पास दो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर कीजिए क्या होगा। भोजपुरी के बारे में बात करें तो भोजपुरी का तो किया नहीं गया है, हमने बताया आपको कि भोजपुरी जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो क्या है? मैथिली है। मैथिली को रखा गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम लोग पीडीएफ के बारे में बातचीत करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? यहाँ पे तो आपका हर जगह अभी बताए थे, यहाँ पे एक चले गए हैं फारूक चौहान जी, अब बन गए हैं नए जो राज्यपाल बने हैं, उनके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। बिहार राज्य के जो राज्यपाल हैं अभी कौन है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पीडीएफ की बात करेंगे तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उनको सारी पीडीएफ